समीना बेगम जाए नमाज पर बैठी मुसलसल रो रही थी और दुआ मांग रही थी। अयान उनकी गोद में सर रखकर सो चुका था। मौसम शाह को निकले हुए भी 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे, मगर अब तक ना अरूश आई थी, ना उसकी कोई खैर खबर मिली थी। उनका दिल अंदेशों से बैठे जा रहा था जब दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो गिरती पड़ती दरवाजे तक पहुंची थी और बेताबी से दरवाज़ा खोला तो सामने अरूश को मुअज्जम शाह के साथ खड़ा पाया। अरूश लपक कर माँ से लिपट गई। अरूश के चेहरे पर निशानात देकर समीना बेगम के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी हालत अबतर हो रही थी। वो हिचकियों से रोने लगी। समीना ने उसे खुद से लिपटा लिया। वो खुद भी रो रही थी। आज का दिन उन्होंने किस अजियत में गुजारा था, ये वही जानती थी। मुअज्जम शाह भी अंदर चलाया। उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो पुश्त पर हाथ बांधकर बेतासुर चेहरे के साथ खड़ा था। उसने बैठने की भी जहमत नहीं की थी। उसके चेहरे से ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि इस वक्त वो किस मूड में है। दोनों माँ बेटी मुजरिमों की तरह सर झुकाए खामोश खड़ी थीं। फिर शाह ने खुद ही ये खामोशी तोड़ी और बराह रास्त अरूश को मुखातिब करके पूछा, हम्माद कौन है और वो तुम्हें कैसे जानता है? यहाँ तक नौबत कैसे पहुंची कि वो तुम्हें उठा कर ले गया? उसका लहजा धीमा मगर उसमें चट्टानों सी सख्ती थी। समीना को उसकी बात पर करंट लगा था। उन्होंने पहले शाह को और फिर अरूश को बेयकीनी से देखा, मगर अरूश की हालत शाह की कही बात को सच साबित कर रही थी। अरूश ने झिझकते हुए अरीबा के घर हम्माद से होने वाली पहली मुलाकात से लेकर रिश्ता भेजने से इनकार तक की पूरी कहानी धीमी आवाज में उसके गोश गुजार दी। समीना ने अपना सर थाम लिया। हो, शाह ने हंकारा भरा। खाला जान, मैंने कहा था ना आपसे, अब अरूश घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। फिर किसकी इजाजत से ये घर से निकली थी? क्या सोचकर आप दोनों ने अपनी मनमानी की थी? वो बिफर रहा था। समीना बेगम के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो नादम सी नजरें झुका गईं। आप लोगों पर मेरी बात का असर नहीं हुआ। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आपकी इस बेटी ने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है। मेरे मुलाजमों के सामने मुअज्जम शाह शराजी की होने वाली बीवी को किसी ने अगवा किया। पूरा दिन वो उसकी कैद में गुजार कर आई है। मेरा सर शर्म से झुका दिया है। उसने दिल करता है गोली मार दूं आपकी लाडली को, या इसकी टांगे तोड़कर हमेशा के लिए घर बिठा दूं। कुर्ब और गुस्से की मिली जुली कैफियत में घिरा बुरी तरह तिलमिला रहा था। समीना बेगम ने दहल कर उसकी तरफ देखा। अब मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मजीद 1 मिनट की अब मोहलत नहीं दूंगा। इसी वक्त आप लोग मेरे साथ चलेंगे। मेरी दी हुई ढील का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया आप दोनों ने। आज ही मेरा और अरूश का निकाह होगा। शाह ने पुश्त पर हाथ बांधे नफी में सर हिलाते हुए एक लम्हे में अपना फैसला सुना दिया। अरूश के सीने से एक हूक सी उठी थी। उसके दिल की जमीन पर पहला कदम रखने वाला मीर सब्तीन था। अरूश ने उसकी हमराही के ख्वाब भी सजा लिए थे, मगर इसके ख्वाब इतनी जल्दी चकनाचूर हो जाएंगे वो ये नहीं जानती थी। समीना बेगम शाह के मुंह से निकले अल्फाजों पर एक लम्हे के लिए ठिठकी जरूर, मगर उन्हें शाह के फैसले पर कोई एतराज नहीं था। अरूश के साथ आज जो कुछ भी हुआ वो सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह अरूश और अयान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाता। वैसे भी उनमें शाह के फैसले से इख्तलाफ की जुर्रत भी नहीं थी। वो हरगिज नहीं चाहती थी बरसों पहले गुजरी कहानी फिर दोहराई जाए। एक बार फिर उन सब पर कोई कयामत टूट पड़े जिससे 3 खानदान तिनकों की तरह बिखर गए थे, जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। अगले 1 घंटे में वो तीनों अपने जरूरी सामान के साथ मुअज्जम शाह की गाड़ी में सवार उसके नए बंगले में शिफ्ट होने जा रहे थे जो शाह ने अरूश के लिए खरीदा था। समीना बेगम, अरूश और अयान तीनों बैक सीट पर बैठे हुए थे। शाह ने बैक व्यू मिरर से एक खफगी भरी नजर अरूश पर डाली। उसके चेहरे पर जख्मों के निशानात देखकर शाह को नए सिरे से गुस्सा चढ़ने लगा। अब हमाद का वो क्या हशर करने वाला था ये तो वही जानता था। ऑफिस की टाइमिंग खत्म हुए घंटों गुजर चुके थे। पूरा स्टाफ जा चुका था, मगर वो अब तक एक ही पोजीशन में बैठा न जाने किस अधेड़ बन में मसरूफ था। तभी उसका मोबाइल बज उठा।
उसने टेबल पर पड़े मोबाइल पर नज़र डाली और रानिया का नंबर देखकर कॉल अटेंड की। हेलो भाई, आप अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? हम सब डिनर पर आपका वेट कर रहे हैं। रानिया बेटा, आप लोग डिनर करें, मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, उसने आस्तगी से जवाब दिया। भाई, एनी प्रॉब्लम? उसकी आवाज़ का बोझलपन महसूस करके रानिया ने इस्तफसार किया। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ देर तक फ्री होकर घर पहुँचता हूँ, उसने रानिया को टाल दिया। लेकिन डैडी, कितनी बार आपका पूछ चुके हैं, रानिया ने परेशानी से कहा। तुम उन्हें खाना खिलाकर मेडिसिन दो, मैं घर पहुंचकर उनसे मिल लूंगा। मीर सब्तीन ने कहते के साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मुझे अरूज के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। वो जो कुछ भी बोल रही थी यकीनन झूठ नहीं बोल रही होगी। मुझे उसकी बात को समझना चाहिए था। मौज़म शाह जैसा इंसान जो हर किसी पर अपनी धौंस जमाना चाहता हो, हर बात में अपनी मर्जी करने का आदी हो, उसके लिए अरूज जैसी दबो लड़की को अपने इशारों पर चलाना कौन सा मुश्किल काम है। उसने अरूज को भी मजबूर किया होगा। मैं क्यों उससे बदगुमान हो गया? ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरी सोच इतनी सती है। नहीं, मुझे इससे फौरन कांटेक्ट करना चाहिए। मीर सब्तीन दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाए सोच रहा था। मोबाइल उठाकर उसने अरूज को कॉल मिलाई। 2-3 बार ट्राई करने पर भी अरूज का नंबर ऑफ जा रहा था। इसका नंबर क्यों ऑफ है? सोई तो नहीं होगी। कुछ सोचकर वो अपनी जैकेट, मोबाइल और कीज उठाए ऑफिस से बाहर निकल आया। वो बेमकसद सड़कें नापता रहा। फिर पर कुछ देर विंड स्क्रीन पर नजर जमाए सोचने के बाद उसकी गाड़ी का रुख अरूज के घर की जानिब था। तकरीबन 20 मिनट बाद रैश ड्राइविंग करते हुए वो अरूज की गली में पहुंच चुका था। गाड़ी से उतरकर वो अरूज के घर की तरफ बढ़ा, मगर वहां बड़ा सा ताला पड़ा हुआ उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मीर सब्तीन ने ताला हाथ में पकड़े इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ फासले पर एक खातून को गेट से झांकता देखकर उनकी तरफ चला आया, जो उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर ही दरवाजे तक आई थी। आंटी, क्या आपको मालूम है ये लोग कहाँ गए हुए हैं और कब तक वापस आ जाएंगे? बेटा, उनके घर पर तो 2-3 दिन से ताला लगा हुआ है। वैसे तो ये लोग कभी कहीं नहीं गए, ऐसा पहली बार हुआ है, खातून ने तफसीली जवाब दिया। मीर सब्तीन सर हिलाकर पलट गया। इस वक्त वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इसी बेबसी में खुद को कोस रहा था कि उसे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अरूज, तुम कहाँ चली गई यार? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वो फिर से अरूज का नंबर ट्राई कर रहा था, जो मुसलसल ऑफ जा रहा था। उन लोगों को मुआज़्ज़म शाह के घर में एक दिन और एक रात गुजर चुकी थी। घर क्या था, जैसे महल था। उसकी शान व शौकत हवेली से कुछ कम नहीं थी। जदीद और कीमती फर्नीचर से आरास्ता, बेहतरीन इंटीरियर डेकोरेटिंग का शाहकार। वो तीनों तो हक दक रह गए थे। शाह ने इन लोगों को मुलाजमा के साथ सीधा बेडरूम में पहुंचा दिया था और खुद बाहर से ही जो गया था तो अब तक वापस नहीं आया था। पूरी रात अरूज की आंखों से नींद दूर रही थी। वो जो बेहाल होकर दोपहर को सोई अब उठी थी। अपने सामने लगी शाह की तस्वीर को घूरते हुए उसके जहन में कल गुजरने वाला वाकया पूरी जजाइयत से ताज़ा हो गया था। वो झुरझुरी लेकर उठ बैठी। कमरा बेहद कुशादा और फुल फर्निश था। एक दीवार पर शाह की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। छोटा सा रूम, फ्रिज भी मौजूद थी। समीना बेगम सोफे पर अजनबी से अंदाज में बैठी किसी सोच में गुम थी। तभी अरूज ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अम्मी, मुझे मुअज़्ज़म शाह से शादी नहीं करनी। आप किसी भी तरह इन्हें रोक लें, मैं इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो आजिज़ी से बोली। अरूज, क्या चाहती हो तुम? बोलो। मुअज़्ज़म से निकाह नहीं करना तो किससे करना है? समीना तरकी बतरकी बोली। अरूज की नजरों में उस सितमगर का चेहरा घूम गया जिसने एक पल भी नहीं लगाया था बदगुमान होने में। वो चाह कर भी अब मीर सब्तीन का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए खामोश नजरों से माँ को तकती रही। इतनी रुसवाई हो चुकी है, काफी है।
इससे ज्यादा की मुतहम्मल मैं नहीं हो सकती। मुअज़्ज़म जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है। कल जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे सर से पांव तक हिला कर रख दिया है। अगर मुअज़्ज़म वक्त पर ना पहुंचता तो कयामत टूट पड़नी थी। शुक्र करो जो उसने तुम्हें बचा लिया और इस सब के बावजूद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। समीना बेगम ने उसे अच्छी तरह लताड़ा। अरूज लाजवाब सी होकर रह गई। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, दोनों ने बेख्तियार दरवाजे की जानिब देखा, जबकि जवाब अरूज ने दिया था। सर का हुक्म है आप लोग डाइनिंग रूम में जाकर खाना खा लें। वो किसी जरूरी काम से गए हुए हैं, बाहर ही लंच कर लेंगे। मुलाजमा ने मौतबाना शाह का पैगाम उन तक पहुंचाया। ठीक है तुम जाओ, हम कुछ देर तक आते हैं, समीना ने जवाब दिया। मुलाजमा सर झुकाए वापस पलट गई। अरूज तुम फ्रेश हो जाओ और नीचे जाकर अयान के साथ डिनर कर लो, मुझे भूख नहीं है, वो थके थके अंदाज में बोली। अरूज खामोशी से उठकर वाशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। समीना बेगम ने सोफे की पुश्त पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। उनके जहन में माजी के दरीचों के दरवां होने लगे। माजी 20 बरस पहले शिराजी, मीर और गजीनी ये तीनों खानदान एक ही गांव सनपुरा में एक साथ रहते थे। तीनों खानदानों में मिसाली दोस्ती थी। खवातीन भी एक दूसरे के घर बिला झिझक जाया करती थी। गजीनी खानदान में बस 2 भाई थे, बड़े भाई मसरूर गजीनी और उनकी बेगम समीना बेगम। वो दोनों शादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी औलाद की नेमत से महरूम थे। छोटा भाई तैमूर अली गजीनी जो कि लंदन में मीर परवेज का ही हम जमात था। मसरूर गजीनी और समीना के लिए वही उनकी कुल कायनात था। असद शाह शराजी भी इसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था, मगर इन दोनों से 2 साल सीनियर होने की वजह से तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस लौट चुका था और अब जमींदारी और बिजनेस दोनों संभाल रहा था। हैदर अली शाह और सफदर अली शाह दोनों ही इसकी काबिलियत और जहानत पर मुकम्मल एतमाद करते थे। तीनों खानदान दौलत और हशमत में एक दूसरे से कम नहीं थे। तकरीबन सभी एक से बढ़कर एक थे, लेकिन मीर जफर अली चौंके गांव में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और मोतबर थे, इसलिए इनका रुतबा बड़ा माना जाता था। पूरा गांव और बाकी दोनों खानदान भी इनकी राय और फैसले का एहतराम करते थे। गांव और खानदान के किसी भी छोटे बड़े मसले में उनका ही फैसला हतमी माना जाता था। मीर जफर अली के 3 बेटे मीर गजनफर, मीर जाफर और मीर परवेज थे। दोनों बड़े बेटे शादीशुदा थे। मीर गजनफर और मेहरबानो की 3 औलादें थीं। मीर सब्तीन अली, मीर हुनैन अली और रानिया। मीर जाफर और फायजा को अल्लाह ने बड़ी मिन्नत मुरादों के बाद औलाद की नेमत से नवाजा था। मीर सजावल उनका इकलौता बेटा था, जबकि घर का सबसे छोटा बेटा मीर परवेज था, जिसको इन्होंने हायर स्टडीज के लिए लंदन भिजवाया था। सुंदस इनकी इकलौती बेटी थी, जो कि घर भर की लाडली थी। सुंदस थी ही इतनी प्यारी, सीधी सादी और मासूम के हर एक की जुबान पर उसका ही नाम रहता, सिवाय फायजा बेगम के मीर जाफर की बेगम, जो कि सुंदस की छोटी भाभी थी। बज़ाहिर तो फायजा बेगम का रवैया भी उसके साथ बाकी सब लोगों की तरह शफकत और मोहब्बत के लिए होता था, मगर अंदरूनी तौर पर वो उससे बेहद हसद और जलन रखे हुए थी। फायजा बेगम अपने सामने किसी और की अहमियत या बरतरी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी, और यहाँ मीर हवेली वालों ने सुंदस को सर आंखों पर बिठाया हुआ था। ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सुंदस से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने मीर जाफर से अपने औबाश अय्याश भाई के रिश्ते की बात चलाई, तो मीर जाफर समेत पूरा घर ही उन पर सख्त खफा हुआ। मीर जाफर ने तो बंद कमरे में उनकी अच्छी खासी क्लास ली थी। फायजा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या सोचकर तुमने मेरी हीरे जैसी बहन के लिए अपने आवारा भाई के रिश्ते की बात की थी, वो भी बराह रास्त बाबा साईं से? मीर जाफर निहायत गुस्से में इधर से उधर टहल रहे थे। जैसे ही फायजा ने कमरे में कदम रखा, मीर जाफर ने उसे आड़े हाथों लिया। मीर साईं, आपको मुझे जो कहना है कह लें, मगर मेरे भाई के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
अपने लाडले भाई के लिए आवारा का लक़ब सुनकर वो भड़क गई थी। हाँ, आवारा ना कहूं तो और क्या कहूं, आज तक उससे कौन सा ऐब छोटा है। मीर जाफर ने नखुवत से सर झटका। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? इस घर में तो किसी से भलाई करना भी गुनाह है। एक तो मैं आपकी बहन के लिए अच्छा सोच रही हूं, राज करेगी वो मेरे भाई के साथ, बिन माँ की बच्ची है, अपनों में ही जाएगी तो आप लोगों को भी सुकून रहेगा। फायजा ने उन्हें जज्बाती करने की कोशिश की। सुंदस बिन माँ की है, मगर उसके बाप और भाई अभी जिंदा हैं। उसकी फिक्र हम सबको तुमसे ज्यादा है। तुम अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो और आइंदा इस किस्म की फजूल बात अपने मुंह से निकालने की जरूरत नहीं। मीर जाफर ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। अपने शौहर की बहन के लिए इस कदर हिमायत ने फायजा को मजीद सीख पा कर दिया। उस दिन के बाद से सुंदस हर पल उनकी नजरों में खटकने लगी। हैदर शाह शिराजी के 2 बेटे थे। सबसे बड़े सफदर शाह जो शादीशुदा और 2 बेटों मौज़म शाह और मखतूम शाह के बाप थे। उनके बाद असद शाह शिराजी और सबसे छोटी ज़ैनब थी। असद शाह में हैदर शाह शिराजी और सफदर शाह की जान थी। वो दोनों उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात पर हिमायत करना अपना फ़र्ज समझते थे और यही वजह थी कि असद शाह हद से ज़्यादा खुद सर और ज़िद्दी था। अपने मिजाज के खिलाफ एक बात भी सुनना पसंद नहीं करता था। हवेली के मकीनों से लेकर पूरे सनपुरा की अवाम पर उसकी हुक्मरानी थी। बीबी जान, जल्दी करें ना प्लीज, देखे शाम होने लगी है। हम इतनी देर से जाएंगे तो मजा भी नहीं आएगा। सुंदर से मुलाकात का कितने दिन हो गए उससे मिले हुए, मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी हैं। ज़ैनब पूरी सज धज से तैयार होकर बीबी जान के सर पर खड़ी मुसलसल बोल रही थी। ज़ैनब, बहुत बोलती हो तुम। मैंने कहा है ना असद शाह आ जाए, हम उसके साथ जाएंगे। उसे बिल्कुल नहीं पसंद घर की औरतों का मुलाजमों के साथ गाड़ी में बैठना। भाई का भी एहसास नहीं तुम्हें? बीबी जान ने उसे झिड़का तो वो मुंह बसौर कर रह गई। मीर जफर की तबीयत पिछले दिनों जरा सी क्या बिगड़ी, उन्होंने घबरा कर मीर परवेज को लंदन से बुलवा लिया। कल रात की फ्लाइट से वो इमरजेंसी में आया था। वो लोग उससे मिलने ही जा रही थीं। ज़ैनब ये भी जानती थी कि घर में उसके और मीर परवेज के रिश्ते की बात चल रही है। मीर परवेज लंदन जाने से पहले ही अपने और उसके दिल को मोहब्बत के बंधन में बांध गया था। आंखों ही आंखों में पुनने वाली मोहब्बत अब मजबूत रिश्ते में बंधने जा रही थी। मीर परवेज के खामोश मगर वाज़े पैगाम को ज़ैनब ने पूरे दिल से कबूल किया था और बड़ी बेसब्री से उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। मगर आज उसकी अचानक वापसी ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वो जो साल भर से खुद को संभाले दिल पर पहरे लगाए बैठी थी, आज वो बेकाबू हुआ जा रहा था। साल भर जिस बेताबी से उसने मीर परवेज की वापसी का इंतजार किया था, कल रात उसकी अचानक वापसी की इतला ने उस बेताबी को सवात कर दिया था। सुंदस ने उसे रात ही मीर परवेज की आमद की खबर सुना दी थी और वो जब से बड़ी हवेली पहुंचने के लिए बेकरार थी। बीबी जान, अगर अदा की वापसी रात तक मुमकिन न हुई तो क्या हम आज वहां नहीं जाएंगे? ज़ैनब के दिल में इस अंदेशे ने सर उठाया तो उसने झट मां से सवाल किया। ज़ैनब, आज जाना इतना जरूरी भी नहीं। असद शाह भी जमीनों से थका हुआ आएगा, फिर तुम्हें लेकर जाएगा तो मीर परवेज के खातिर उसे रात के खाने तक वहीं ठहरना होगा। एक काम करें, आप लोग कल सुबह आराम से चली जाइएगा। रुखसाना ने मुस्कुराती आंखों से ज़ैनब को देखते हुए मशवरा दिया। वो उसकी दिली कैफियत से वाकिफ थीं, इसलिए उसे छेड़ रही थी। भाभी, अगर हम कल जाएंगे तो बड़ी हवेली वालों को बुरा लगेगा ना? ज़ैनब ने रुखसाना को आंखें दिखाईं। उसका इशारा मीर परवेज की नाराजगी की तरफ था। रुखसाना ने समझकर बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी को बीबी जान की मौजूदगी के ख्याल से होंठों में ही दबा लिया। खैर, जाना तो आज ही है। बीबी जान ने मुअज्जम शाह को रुखसाना की गोद से अपनी गोद में लेते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर बोली, ज़ैनब, तुम मर्दान खाने में किसी को भिजवा कर पता करो। अगर सफदर शाह मौजूद है तो हम उसके साथ चले जाएंगे। उन्होंने ज़ैनब को मशवरा दिया तो वो फौरन से पेशतर भागी चली गई। बीबी जान और रुखसाना उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा कर रह गई।